हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और मेरा नाम युगन प्रसाद है। ओके, रिच डैड पुअर डैड पुस्तक पढ़ रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट फिर कर रहा हूँ। उसका पार्ट नंबर 29 शुरू करना। तो इसमें जो चैप्टर है, अध्याय 9 शुरू करना, कहता है कि काश ऐसा होता, ये कह सकते थे कि दौलत इकट्ठी करना मेरे लिए आसान रहा है, परंतु ऐसा नहीं था। तो इस सवाल के जवाब में इन्होंने किस तरह शुरू किया, ये दिन प्रतिदिन के हिसाब से अपनी विचार प्रक्रिया को बताना चाहते हैं। बड़े सौदों को खोजना सचमुच आसान है। बड़े सौदों को खोजना सचमुच आसान है। और ये आपसे वादा कहता है कि मैं आपसे वादा कर सकता हूँ, यह मोटरसाइकिल चलाने की तरह है। यह मोटरसाइकिल चलाने की तरह है। थोड़े से अभ्यास के बाद आपको इसका पता ही नहीं चलता। थोड़े से अभ्यास के बाद आपको इसका पता ही नहीं चलता। जब पैसे की बात आती है तो आप अगर संकल्प कर लें तो थोड़ी देर डगमगाने के बाद आप संभल जाते हैं। ज़िंदगी में एक बार आने वाले करोड़ों डॉलर के सौदों को खोजने के लिए हमें फाइनेंशियल प्रतिभा होना ज़रूरी है। मुझे भरोसा है कि हम सभी के भीतर एक फाइनेंशियल जीनियस होता है। समस्या यह है कि हमारा फाइनेंशियल जीनियस सोया होता है और उसे बुलाकर जगाने की ज़रूरत होती है। यह इसलिए सोया रहता है क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमारे भीतर यह संस्कार डाल रखे हैं कि पैसे का मोह सभी बुराइयों की जड़ है। इस संस्कृति ने हमें प्रोफेशन सीखने के लिए तो प्रोत्साहित किया है ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें, परंतु हमें यह नहीं सिखाया कि पैसे से किस तरह अपने लिए काम करवाया जाए। और इसने हमें अपनी फाइनेंशियल असफलता के बारे में चिंता न करना सिखाया है। जब हमारे काम के दिन खत्म होंगे तो सरकार या हमारी कंपनी हमारी जिम्मेदारी संभाल लेगी, परंतु इसके लिए हमारे बच्चों को पैसा चुकाना होगा जो उसी स्कूल सिस्टम से शिक्षित होते हैं। संदेश यह है कि कड़ी मेहनत करो और पैसा कमाओ और इसे खर्च कर दो, और अगर हमारे पास पैसा कम हो तो हम हमेशा कर्ज तो ले ही सकते हैं। कहता है कि दुर्भाग्य से पाश्चात्य समाज के 90% के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सिद्धांत का पालन करते हैं, और ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि नौकरी ढूंढना और पैसे के लिए काम करना ज़्यादा आसान होता है। अगर आप इस भीड़ में से एक नहीं हैं तो मैं आपके फाइनेंशियल जीनियस को जगाने के लिए नीचे लिखे 10 कदम दे सकता हूं। मैं आपको केवल वही कदम बता रहा हूं जिन पर मैं चला हूं। अगर आप इनमें से कुछ पर चलना चाहते हैं तो बहुत अच्छा। अगर आप इन पर नहीं चलना चाहते तो आप खुद के कदम बना लें। आपका फाइनेंशियल जीनियस इतना स्मार्ट होता है कि आप अपनी खुद की सूची बना सकते हैं। कहता है कि जब ये पेरू में थे और 45 वर्ष के सोने की खुदाई करने वाले से इन्होंने पूछा कि उसे इतना भरोसा क्यों है कि उसे सोने की खदान मिल जाएगी, उसने जवाब दिया, सोना तो हर जगह है, ज़्यादातर लोगों की आंखें इसे नहीं देख पाती। सोना तो हर जगह है, ज़्यादातर लोगों की आंखें इसे नहीं देख पाती। और मैं कहूँगा कि यह सच है। रियल एस्टेट में मैं बाहर जा सकता हूँ और 4 या 5 संभावना भरे सौदे कर सकता हूँ, जबकि औसत व्यक्ति बाहर जाकर खाली हाथ लौट सकता है। जबकि हम
दोनों एक ही इलाके में जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने फाइनेंशियल जीनियस को विकसित करने के लिए समय नहीं दिया। कहता है कि मैं आपको नीचे 10 कदम बता रहा हूँ जो ईश्वर द्वारा दी गई ताकतों को विकसित करने की प्रक्रिया है, और ये ऐसी ताकतें हैं जिसका नियंत्रण केवल आप कर सकते हैं। पहला क्या है कि मुझे हकीकत से ज़्यादा बड़ा कारण चाहिए। हकीकत से ज़्यादा बड़ा कारण चाहिए, आत्मा की शक्ति। अगर आप ज़्यादातर लोगों से पूछेंगे क्या वे अमीर या आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहेंगे, कहता है कि अगर आप ज़्यादातर लोगों से पूछेंगे क्या वे अमीर या आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहेंगे तो वे हाँ कहेंगे, परंतु फिर हकीकत हावी हो जाती है। यह सड़क बहुत लंबी नज़र आती है और इस पर बहुत सी टेकरियाँ भी दिखती हैं जिन्हें पार करना होगा। इसकी तुलना में यह ज़्यादा आसान लगता है कि आप पैसे के लिए काम करें और बचे हुए पैसे अपने ब्रोकर को दे दें। कहते हैं कि ये एक बार युवा महिला से मिले जिसने अमेरिका की ओलंपिक टीम में तैरने के सपने देखे थे। हकीकत यह थी कि उसे हर रोज़ सुबह 4 बजे उठना पड़ता था ताकि स्कूल जाने के पहले वह 3 घंटे तक तैर सके। शनिवार की रात को वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी में नहीं जाती थी और उसे हर एक की तरह पढ़ाई करके अपने परीक्षा परिणाम पर भी ध्यान देना होता है। जब उन्होंने उससे पूछा कि उसकी अति मानवीय महत्वाकांक्षा और बलिदान के पीछे क्या कारण है तो उसने यही कहा, मैं इसे अपने लिए करती हूँ और उन लोगों के लिए जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। प्रेम ही मुझे सभी बाधाओं और बलिदानों के लिए तैयार करता है। हम क्या चाहते हैं और हम क्या नहीं चाहते, इसका तालमेल भी एक कारण या लक्ष्य हो सकता है। जब लोग इनसे पूछते हैं कि अमीर होने की इच्छा के पीछे मेरा कारण क्या था, तो यह गहरी भावनात्मक इच्छाओं और अनिच्छाओं का संयोग है। कहता है कि मैं कुछ की सूची बताऊंगा, पहले तो अपनी अनिच्छाओं की, क्योंकि उन्हीं के कारण इच्छाएं पैदा होती हैं। कहता है कि मैं सारी ज़िंदगी नौकरी नहीं करना चाहता था। मैं वह नहीं चाहता था जो मेरे माता पिता चाहते थे, यानी नौकरी की सुरक्षा और उपनगर में एक घर। मैं एक कर्मचारी नहीं बने रहना चाहता था। मुझे इस बात से बहुत नफ़रत होती थी कि इनके डैडी अपने कैरियर में इतने व्यस्त रहते थे कि वे इन्हें फुटबॉल मैच देखने भी नहीं आ पाते थे। इनकी डैडी सारी ज़िंदगी कड़ी मेहनत करते रहे और सरकार ने उनकी मौत पर उनकी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा ले लिया। इन्हें इस बात से भी नफ़रत होती थी कि अपनी मौत के बाद वे अपनी मेहनत की कमाई को अपने वारिसों के लिए नहीं छोड़ पाए। अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वे कड़ी मेहनत करते हैं और अपने बच्चों के लिए ढेर सारा पैसा छोड़ जाते हैं। अब कहता अब है इच्छाओं की बात। ये मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, ज़िंदगी को मनचाहे तरीके से जीना चाहता हूँ। मैं ऐसा अपनी जवानी में ही कर लेना चाहता हूँ। मैं केवल आज़ाद होना चाहता हूँ। मैं अपनी समय और अपनी ज़िंदगी पर नियंत्रण चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पैसा मेरे लिए काम करे। यह मेरे गहरे छुपे हुए भावनात्मक कारण हैं। आपके पास क्या कारण है? अगर वे पर्याप्त ताकतवर नहीं हैं तो रास्ते में आने वाली हकीकत आपके कारणों पर हावी हो जाएंगी। मैंने कई बार पैसा गंवाया है और कई बार फिर से शुरू किया है, परंतु चूंकि मेरे पास गहरे भावनात्मक कारण थे, इसीलिए मैं हर बार उठ खड़ा हुआ हूँ और आगे बढ़ चला हूँ। मैं 40 की उम्र तक आज़ाद होना चाहता था, परंतु इसमें मुझे 7 साल ज़्यादा लग गए और आखिरकार 47 की उम्र में आज़ाद हो सका और बीच में मुझे कई सीखने वाले अनुभव मिले। जैसा कि इन्होंने कहा था कि काश मैं कह सकता था कि यह आसान है,
यह बिल्कुल आसान नहीं था, परंतु यह कठिन भी नहीं था। लेकिन बिना दमदार कारण या लक्ष्य के ज़िंदगी में हर चीज़ कठिन होती है। अगर आपके पास कोई दमदार कारण नहीं है, तो आगे बढ़ने में कोई समझदारी नहीं है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। मैं हर दिन विकल्प चुनता हूँ। विकल्प चुनने की ताकत, यह मुख्य कारण होता है कि लोग एक आज़ाद देश में रहना चाहते हैं। हमें चुनने का अधिकार चाहिए। कहता है कि आर्थिक रूप से जब हमारे हाथ में एक भी डॉलर आता है, तो यह हमारे हाथ में होता है कि हम भविष्य में अमीर, गरीब या मध्यम वर्गीय बनने का विकल्प चुनें। हमारे खर्च करने की आदतें बताते हैं कि हम कौन हैं। गरीब लोगों की खर्च करने की आदतें गरीबी की होती है। बचपन में इन्हें यह फ़ायदा मिला कि इन्हें लगातार मोनोपोली खेलना बहुत पसंद था। किसी ने इन्हें यह नहीं बताया था कि मोनोपोली केवल बच्चों के लिए है, इसीलिए बड़े होने के बाद भी इसे खेलते रहे। इनके पास एक अमीर डैडी भी थे, जो इन्हें संपत्ति और दायित्व के फ़र्क को समझाते रहे। तो बहुत समय पहले अपने बचपन में ही इन्होंने अमीर बनने का विकल्प चुना और ये जानते थे कि मुझे केवल इतना ही करना था कि असली संपत्तियों को इकट्ठा करना था। इनके सबसे अच्छे दोस्त माइक को संपत्ति वाला कॉलम विरासत में मिला था, परंतु उसे इसे बनाए रखना सीखना था। कई अमीर परिवार अपनी संपत्तियों को अगली पीढ़ी में सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि उन संपत्तियों की देखरेख करने के लिए किसी को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। ज़्यादातर लोग अमीर न बनने का विकल्प चुनते हैं। 90% लोगों के लिए अमीर बनना बहुत झंझट का काम है। वे इस तरह की कहावतें ईजाद कर लेते हैं, पैसे में मेरी कोई रुचि नहीं है, या मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, या मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो मैं जवान हूँ, या मेरे पति या मेरी पत्नी फाइनेंशियल पहलू को समझते हैं या संभालते हैं। इन वक्तव्यों के साथ समस्या यह है कि बोलने वाले से दो चीज़ें लूट लेते हैं। एक तो समय, जो आपकी सर्वाधिक कीमती संपत्ति है, और दूसरी है शिक्षा। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आप यह बहाना नहीं बना सकते कि आप इस कारण नहीं सीख पाए। परंतु यह विकल्प हम हर रोज़ चुनते हैं। विकल्प कि हम अपने समय, अपने पैसे और अपनी शिक्षा के साथ हर दिन क्या करते हैं। यही विकल्प चुनने की ताकत है। हम सभी के पास विकल्प होते हैं। कहता है कि मैं अमीर बनने का विकल्प चुनता हूँ और मैं यह विकल्प हर रोज़ चुनता हूँ। तो पहले शिक्षा में निवेश करें। वास्तव में आपके पास जो इकलौती संपत्ति है वह है आपका दिमाग। जो आपका सबसे शक्तिशाली यंत्र है। जैसा कि मैंने विकल्प की ताकत के बारे में कहा, पर्याप्त बड़े हो जाने के बाद भी हम में से हर एक के पास यह विकल्प मौजूद होता है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं। आप सारा दिन MTV देख सकते हैं, या गोल्फ मैगजीन पढ़ सकते हैं, या सिरामिक्स की क्लास में जा सकते हैं, या फाइनेंशियल प्लानिंग की क्लास में जा सकते हैं। विकल्प आप चुनते हैं। ज़्यादातर लोग बस निवेश खरीदते हैं, परंतु इसके पहले निवेश के बारे में ज्ञान हासिल करने के लिए ज़रा भी पैसा खर्च नहीं करते। कहते हैं कि इनकी एक मित्र है जो एक अमीर महिला है। अभी हाल में उनके घर पर चोरी हो गई। चोर उनके घर से टीवी और VCR ले गए और किताबें जैसी की तैसी छोड़ गए। हम सभी के पास इसी तरह के विकल्प मौजूद होते हैं। एक बार फिर दोहरा दें कि 90% लोग टीवी सेट खरीदते हैं और केवल 10% लोग बिजनेस पर पुस्तकें या निवेश पर टेप खरीदते हैं।
फिर 90% लोग टीवी सेट खरीदते हैं और केवल 10% लोग बिजनेस पर पुस्तकें और निवेश पर टेप खरीदते हैं। और मैं क्या करता हूँ, मैं सेमिनार में जाता हूँ। मैं ऐसे सेमिनारों को पसंद करता हूँ जो कम से कम 2 दिन लंबे हों, क्योंकि मैं विषय में पूरी तरह डूब जाना चाहता हूँ। 1973 में मैं टीवी देख रहा था और लेखक और एक व्यक्ति इनके घर पर आया। वह 3 दिन के सेमिनार का विज्ञापन कर रहा था कि किस तरह पैसा न होते हुए भी रियल एस्टेट खरीदी जा सकती हैं। इन्होंने $385 खर्च किए और इस सेमिनार की शिक्षा इनके इतने काम आई कि उन्होंने उससे कम $20 लाख कमाए होंगे। परंतु इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इससे इन्हें नया जीवन मिला। इन्हें ज़िंदगी भर काम नहीं करना पड़ा और इसका कारण होगा वह एक सेमिनार। तो कहते हैं कि ये हर साल कम से कम 2 ऐसे सेमिनारों में जाते हैं। ये ऑडियो टेप के प्रेमी भी हैं। कारण है कि ये इन्हें तत्काल पीछे कर सकते हैं। ये पीटर लिंच के टेप को सुन रहे थे और उन्होंने ऐसा कुछ कहा जिससे ये पूरी तरह असहमत थे। हठी और आलोचनात्मक होने के बजाय इन्होंने रिवाइंड बटन दबा दिया और उस 5 मिनट के टुकड़े को कम से कम 20 बार सुना, शायद इससे भी ज़्यादा बार। परंतु अचानक इनके दिमाग का खुला रखने में समझ गए कि उन्होंने वह बात क्यों कही थी। यह जादू की तरह था। इन्हें लगा कि जैसे इन्होंने हमारे समय के सबसे बड़े निवेशक की दिमाग की एक खिड़की खोल ली है और उनके ज्ञान और अनुभव के विराट संसाधनों से इन्हें बहुत ज़्यादा गहराई और अंतर्दृष्टि मिली। इसका परिणाम यह हुआ कि जब भी ये अपने पुराने तरीके से सोच सकते थे, इनके पास उसी समस्या या स्थिति को देखने का पीटर का तरीका भी मौजूद होता था। इनके पास एक विचार होने के बजाय 2 विचार होते थे। किसी भी समस्या या प्रवृत्ति के विश्लेषण का एक और तरीका जिसे जानना बहुमूल्य है। आज ये अक्सर कहते हैं कि पीटर लिंच इसे किस तरह करेंगे हैं। ओके।